तोला साहब, सुना है ये बजट रियल स्टेट के लिए रहमतें और बारिशें और नवाजिशें लेके आ रहा है। डीएचएस का बूम होगा, रियल स्टेट झूमेगी, नाचेगी। कि कुछ चीजें रेस्टलाइज करेंगे और अगर जो भी चीज होगी वो वॉइसरॉय के अप्रूवल के बाद होगी। उसके अलावा इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं दिया जा सकता कि दिया जा सकता। आईएमएफ का कहना ये है कि 430 अरब के आपको टैक्सेस नए इंतजाम से निकालने हैं, तो 215 अरब जो मेरे नजदीक हैं वो नए टैक्सेस लगेंगे। ऑयल माफिया को इतना बड़ा जब आपने प्रॉफिट दिया तो आपने अपनी नाअहली से दे दिया या कनाइवत से दिया? अभी तक तो मैं नाअहली के जुमरे में लाऊंगा, और जिस तरीके से हुकूमती वज़रा और आला ओहदेदार आके उनको डिफेंड कर रहे थे। ये जीएसटी 1% बढ़ा रहे हैं, उससे कितनी महंगाई बढ़ेगी? 1% जीएसटी बढ़ने से तो 0.4 या 0.5% इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। देखिए, आज आपके पास $38 बिलियन का अगर आपके पास रेमिटेंस आ रहा है, इसमें से $34 बिलियन हमारे जो दोस्त बहन भाई बाहर काम करते हैं वो अपने रिश्तेदारों को, खानदान वालों को भेजते हैं। लोग कहते हैं औरंगजेब की कारकर्दगी बहुत बुरी है एज फाइनेंस मिनिस्टर। अगर आप औरंगजेब को हटाते हैं तो आप मुझे उनका क्या जुम्मा है जिन्होंने इसको सेलेक्ट किया था? इस बजट में मतलब कोई खैर की खबर नहीं होगी। सर, आप मुझे एक बात बताएं ना, 15,267 अरब में एफबीआर को टारगेट दे रहा हूं जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है। आपने देख लिया ना, पिछले 3 सालों का आप उठा के देख लें, कभी इन्होंने टारगेट पूरे किए हैं? कभी नहीं किए। आपको पता है कुछ इंडस्ट्रीज के या बैंकों के 27 टैक्स ईयर 27 तक के एडवांसेस लिए जाए। ये बताएं कि कोई नया टैक्स लग रहा है? जी, आएंगे काफी टैक्सेस। मेरा ख्याल है विंडफॉल लेवी का लगेगा। दुकानदारों में अभी मुस्लिम लीग नून डिवाइडेड है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, बजट आने वाला है, हर बंदा बजट का इंतजार कर रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इशफाक तोला साहब, इनसे जानेंगे बजट के अंदर की कहानी। अस्सलाम वालेकुम तोला साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तोला साहब, सुना है ये बजट रियल स्टेट के लिए रहमतें और बारिशें और नवाजिशें लेके आ रहा है। डीएचएस का बूम होगा, रियल स्टेट झूमेगी, नाचेगी। देखिए, आपने जैसे सुना है, क्योंकि आप तो इक़्तिदार के ऐवानों के करीब से करीब तर है, मैं तो बड़ी दूरी पे हूँ, तो जब आपने सुना है तो इसमें हकीकत तो होगी। बट मेरी नॉलेज में ये है कि कुछ चीजें रेस्टलाइज करेंगे और अगर जो भी चीज होगी वो वॉइसरॉय के अप्रूवल के बाद होगी। और वायसराय तो वाशिंगटन में बैठा है, आईएमएफ। आईएमएफ आज आईएमएफ के जी तो जी, अभी उनका ऑर्डर होगा तो हम बस कर देंगे, अंगूठा लगा देंगे, इसमें क्या है। उसके अलावा इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ तो नहीं दिया जा सकता कि दिया जा सकता? अब मुजम्मिल साहब, ये एक बड़ी डिबेट है, बहुत पुरानी डिबेट है। आप भी जानते हैं, हम साल साल से ये डिबेट करते हैं कि आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। देखिए, हमने सबसे पहले तो ये बात की है कि आवाम से हमने ज्यादा टैक्स निकालने हैं, और आईएमएफ का कहना ये है कि 430 अरब के आपको टैक्सेस नए इंतजाम से निकालने हैं, तो 215 अरब जो मेरे नजदीक हैं वो नए टैक्सेस लगेंगे, और 215 अरब जो हैं वो आप अपनी इंतजामी उमूर यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से आप निकालेंगे। जैसे आप मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करेंगे, रिस्क बेस्ड ऑडिट कर लेंगे। जो मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जो शायद आप मुझे बेहतर समझा सके, कि एक प्रपोजल मैंने पढ़ा था शहबाज राणा साहब की स्टोरी में कि विंडफॉल गेन ऑन ऑयल सेक्टर में लगाया जाएगा। तो विंडफॉल गेन तो उस वक्त लगाया गया ना कि जब ऑयल सेक्टर ने विंडफॉल गेन किया, और ये विंडफॉल गेन कब हुआ? जब आपकी क्राइसिस इन द गल्फ शुरू हुए, और जब आपने बहुत बगैर सोचे समझे कहीं जगहों पे आपने प्राइजेस बढ़ा दी, और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि आपको फ्लैट्स पे प्राइस नहीं बढ़ानी चाहिए थी, आपको करनी चाहिए थी जुबैल की रिफाइनरी पे। फिर आपको ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें अपनी रिफाइनरियों से करके इसको और मजीद कमी में ला सकते हैं। तो वो विंडफॉल जो प्रॉफिट हुआ, जो हम चीखते रह गए, स्पेशली इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़ा ज्यादा जोर डाला था, कि हम चीखते रह गए और उसको कोई नहीं समझ रहा था। अब इनको ये समझ आई कि हाँ, हमें तो विंडफॉल गेन चाहिए। अब विंडफॉल गेन में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो गेन हुआ उसका 40% तो चले टैक्सेस वो ले जाएंगे, सुपर टैक्स को मिला के। आप कितना 50% टैक्स लगा लेंगे या 30% लगा लेंगे, तो बाकी 30% भी तो आवाम की जेब से निकल के उनकी जेब में गया ना, इनके टैक्स बचा के भी।
तो ये कौन सी हिकमत है, कौन सी मईशत है, कौन से एडवाइजर हैं जो इस किस्म की एडवाइस देते हैं और बाद में कहते हैं हाँ यार ये तो गलती हो गई। अब देखें एक और पॉलिसी है। अब बड़े, हम, मुझे पता है, बड़े अदब के साथ में कहता हूँ, हम अब अपनी नहीं, करेंसी को, मैं जरा ऑयल पे मैं बात कर लूं। ये नाअहली है या करप्शन है? करप्शन तो मैं नहीं कह सकता, ना एली, और नेग्लिजेंस इज अगेन, मेरा ख्याल है। नहीं, ऑयल माफिया को इतना बड़ा जब आपने प्रॉफिट दिया, तो आपने अपनी नाअहली से दे दिया या कनाइवंस से दिया? देखिए, मैं कभी भी विदाउट एनी प्रूफ तो मैं ये नहीं कह सकता कि कोई कनाइवेंस हुआ है। हम्म। अभी तक तो मैं नाअहली के जुमरे में लाऊंगा, और जिस तरीके से हुकूमती वज़रा और आला ओहदेदार आके उनको डिफेंड कर रहे थे कि नहीं जी, अगर हमने उनको ये ना दिया तो ये ऑयल नहीं मंगा सकेंगे और कंट्री में शॉर्टेज होगी, और फिर कल को ये प्राइजेस जब गिरेंगी तो उस वक्त क्या होगा, ये तो लॉस कर जाएंगे। तो तरह तरह के आप उनको, उस वक्त भी हम यही कह रहे थे सारे कि आप ऐसे ना करें, और अगर आपको करना है तो आप स्टैगर करके करें, थोड़ा सा बढ़ाएं और स्टैगर करके डाउन कीजिएगा, ताकि पब्लिक पे ज्यादा बोझ ना पड़े। 1% मुजामिल भाई, अगर ऑयल की प्राइस कम बढ़ती है ना, तो पुरानी थ्योरी के हिसाब से 0.15% टैक्स आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और 1% डीजल की कीमत बढ़ने में 0.29। अब हम इसको थ्योरी को, उसकी कैलकुलेशन को रिवाइज कर रहे हैं, तो मेरे नजदीक 0.25 आ जाएगा पेट्रोल पे, और 0.4 आ जाएगा डीजल पे। तो वो इन्फ्लेशन आपने ऐड की। अब आपने इन्फ्लेशन ऐड करके अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। जब आपने इन्फ्लेशन ऐड किया, जाहिर बात है आपका पॉलिसी रेट इंक्रीज हुआ। अब आपने 0.5% पॉलिसी रेट इंक्रीज किया, इससे आपको 100 से 125 अरब ज्यादा देने पड़ेंगे डेट सर्विस। अच्छा, अब ये जीएसटी 1% बढ़ा रहे हैं, उससे कितनी महंगाई बढ़ेगी? मेरे हिसाब से तो नहीं बढ़ाएंगे, मैं जहां तक समझता हूँ। ये तो मेरा ख्याल है बहुत एक्सट्रीम अगर हो गया तो यहाँ तो घटाने की बात हो रही है। वो 300 से 350 अरब का मेरा ख्याल है वो कैलकुलेशन आती है, मैंने की नहीं है कैलकुलेशन। देखिए, 1% आप जीएसटी बढ़ाएंगे ना, तो उसके इम्पैक्ट, मैंने आपको छोटा सा एक मिसाल दे दी। पेट्रोल पे आपने अगर फर्ज करें 1819 कर दिया, तो इसका इम्पैक्ट आ गया 0.25% आपका, बढ़ जाएगा इन्फ्लेशन। तो इस तरीके से चेन रिएक्शन करते रहेंगे, तो 1% जीएसटी बढ़ने से कम अज कम, जो मैं ये समझता हूँ, आराम से कहीं ना कहीं अगर ब्रेक इवन निकालेंगे तो 0.4 या 0.5% इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है। बाकी तो वो कह रहे हैं सैलरीड क्लास पे टैक्स नहीं चेंज करेंगे हम, उतना ही टैक्स लेते शायद कम रहेंगे। शायद कुछ कम कर दें, थोड़ी कह सी रहे हैं रिलीफ। वॉइसराय नहीं मान रहा। हाँ, वायसराय नहीं मान रहा तो फिर क्या है, हमें तो अंगूठा लगाना है। अब हमें तो ये नहीं पता कि जूते पहने पाँव का लगाना है कि हाथ का लगाना है तो उसका तो मैं कोई जवाब दे ही नहीं सकता था। नहीं, अब एक और बात भी है, वो कहते हैं कि ये इस वक्त तो देखे ना, अमेरिका पाकिस्तान के गीत गा रहा है। इस वक्त तो दुनिया, यूरोप हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है। इस वक्त हमें आईएमएफ से वेवर लेने में क्या प्रॉब्लम है? देखिए ना, एक वक्त में तो अमेरिका खिलाफ था तो हम कहते थे हमें वेवर नहीं मिल रहा। आज तो अमेरिका हमारे साथ है तो भी हमें आईएमएफ से वेवर नहीं मिल रहा। मुदमिर भाई, मैं बड़ी माजरत के साथ विद फोल्डेड हैंड में आपको एक बात बताऊं, हमें आईएमएफ की जरूरत क्या है, क्यों है, किस लिए, कभी असरटेन किया हमने? हम्म। हम एक ही बात करते हैं कि आईएमएफ मान रहा है, आईएमएफ नहीं मान रहा। तो ये हम इस शशोपंज में क्यों मुब्तला हो गए? हम, मुझे सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम इस बात पे सर जोड़ के बैठे, जो मैं बैठ चुका हूं, और मैंने प्रपोजल फ्लोट भी कर दिए कि आईएमएफ को हटा के अब बात करना, क्या करना है आप। और मैं कहते आपको हैं यकीन के आईएमएफ साथ, को हटाएंगे तो डिफॉल्ट कर देंगे। सर ये एक मेरा ख्याल है मिथ है, रियलिटी नहीं है। आपको याद होगा 2023 में जब बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन थी, तो हमने हम्म। एक प्लान बी बनाया था, ठीक हम्म। है ना? और प्लान बी आज भी मैंने लिख के आप तो भेज दिया, अब तो मुझे कोई इस पे कदगन नहीं है। तो हम्म। मैंने लिख के सारों को ये पब्लिक में सर्कुलेट कर दिया, आप तक भी पहुंची होंगी वो चीजें। हम्म। इसमें जरा बराबर भी मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ आपको डिफॉल्ट नहीं। हाँ, आप आज मैं आपको कहता हूँ, आज आपको जो मिस्टर इस्माइल साहब से मेरी एक दिन बहस चली शहजाद इकबाल साहब के शो में भी, तो मैंने हम्म। यही कहा, मैंने कहा मुफ्ता साहब, आप कह रहे हैं कि सर्टिफिकेशन हमें इन लोगों की आईएमएफ की चाहिए, जिसके बाद वर्ल्ड बैंक, मुझे उनके भी पैसे नहीं चाहिए, आईएमएफ से भी पैसे नहीं चाहिए।
चाइना और सऊदीया का रोल ओवर सिर्फ एक हमारे लिए मुसीबत है। तो जैसे आज आपने कहा कि वी आर द गुड बॉय, हम्म। ठीक है ना, वी आर ए ब्लू आइड बॉय इन द वर्ल्ड नाउ, ठीक है ना, हम्म। इरिस्पेक्टिव ऑफ ईस्ट पे जाए या वेस्ट पे जाए, सिवाय एक दो हम्म। कंट्रीज के हमारे एलियन एनिमीज हैं लाइक इसराइल एंड इंडिया, हम्म। या अफगानिस्तान टू एन एक्सटेंड नाउ अब हो गया है। इनके अलावा हमें किसी की सर्टिफिकेशन इस वक्त नहीं चाहिए। हर कोई कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है हम्म। जी, और हम तो अब कहते हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो सऊदी अरेबिया से हमारा डिफेंस स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके तहत हम इनको कह सकते हैं कि भाई आप हमें ये बगैर आईएमएफ की कंडीशन के हम उनको सेटिस्फाई करेंगे कि हमें आईएमएफ की अब जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह, जैसे 2017 में हमारे 16 में नहीं थी, और फिर हमने इंपोर्ट खोल खोल के हमने अपने आप को पांव खुद काट दिए। इस तरीके से हम चाइना के साथ भी जाके बैठ के बात कर सकते हैं, और इस वक्त ये हाई टाइम है हम उनको कहेंगे आप अपना रोल ओवर जो है ना 5 साल के लिए आप हमें कर दो, आप हमें, हम आपको 3 साल के अंदर बता देंगे। आईएमएफ को कहो कि यार तुम्हारे पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, तुम मुझे ये जो प्रोग्राम है स्टैंड बाय कर दो, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे पैसे लेने जब भी आऊं तो मैं आपको वो तमाम कंडीशन जो आप मुझे कहेंगे मैं पूरी कर दूंगा, बट अभी मैं नहीं करना चाह रहा, प्लीज लेट मी ऑन माई ओन फीट। ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, आप आराम से कर सकते हो, और ये हमने पहले एक मरतबा ट्राई किया था जिसपे आईएमएफ को ये पता लग गया था कि अगर ये चीज इंप्लीमेंट हो गई तो ये चिड़िया हमारे हाथ से निकल जाएगी। नहीं, पर देखे ना, चाइना तो अपने $26 बिलियन रोल ओवर करने के लिए नहीं तैयार। हमने मुतअद्दिद बार रिक्वेस्ट की है। वो क्यों? वो तो इस वक्त नहीं तैयार। तो 26 नहीं है वो, कोई जो हमारा जो करंट होता है ना वो चाइना की बैंक से, वो देखिए एक तो होता है कर्जा जो कि पे होता रहता है, हम्म। एक होता है जो डिपॉजिट है इनकी, जो इनकी सऊदीया की उनके मिला के 16 बिलियन है, ठीक है ना। हम हम्म। आईएमएफ के प्रोग्राम में हो या ना हो, हमें हर साल $26 बिलियन के, इंक्लूडिंग ये $16 बिलियन जो होता है ना, इसकी आपकी रोल ओवर होती है, और बाकी सबके आपको हम्म। पे करने होते हैं। तो फिर आप रीजनोवेट करते हो, आईएमएफ से आता है, आईएमएफ को पे करते हो, वर्ल्ड बैंक का पे होता है, पेरिस क्लब का पे होता है, कमर्शियल लोन पे होता है, ये होता है। तो आपको वो $10 बिलियन का प्रॉब्लम नहीं है। पिछले 3 सालों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसी मार्केट यानी पाकिस्तान से सरप्लस डॉलर आपने $27 बिलियन मार्केट से उठाया। ये गवर्नर साहब सेनेट की कामा कमेटी को बता चुके हैं, ठीक है जी। आपके पास इस साल हर साल आपको रेमिटेंस में इजाफा हो रहा है, इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि $5 बिलियन जाएगा, अभी तक सिर्फ $1 बिलियन हमारा गया है, ठीक है जी। आप हमारे अपने दोस्तों को ये समाज समझा सकते हैं कि हमारे पास ये तो जो हम मार्केट से ले रहे हैं वो तो है, इसके अलावा हमारे पास 3 बड़ी एवेन्यूज हैं जहां से हम ये पैसे ला सकते हैं, कहीं ज्यादा ला सकते। देखिए आज आपके पास $38 बिलियन का अगर आपके पास रेमिटेंस आ रहा है, इसमें से $34 बिलियन हमारे जो दोस्त बहन भाई बाहर काम करते हैं वो अपने रिश्तेदारों को, खानदान वालों को भेजते हैं। $4 बिलियन ऐसा है जो एक मिनिस्ट्री आपके पास एक विंडो खुली हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 111 सबसेक्शन 4 उसके तहत आ रहा है। उसकी इस वक्त पहले लिमिट होती थी $1 करोड़। उसके बाद हमने इसको कम करके हमने कहा 50 लाख रुपए कर दो उसको। 50 लाख, उस वक्त जब 1 करोड़ थी तो वो $1 लाख के बराबर होती थी, और उससे पहले जब 1 करोड़ थी तो ये 1.5-2 लाख डॉलर के बराबर रही है। अब समझते हैं $1 लाख पे हमने इसको चेंज किया, अब हमने $50 लाख किया। अब आपने देखा होगा डॉलर रुपी डीवैल्यू हुआ है, हम $1 लाख फिर करते हैं, 4 लाख लोग भेजते हैं, हम $10 से $12 बिलियन यहाँ से आराम से हर साल एडिशनल निकाल सकते हैं। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जो $1 लाख इस वक्त ऐसी हालत में जब हमारे पास डॉलर के लाले पड़े हुए होते थे तो हम $1 लाख अपने शहरियों को कहते थे आप बाहर भेज दो, और हम्म। बहुत कदगने थी, मगर इतनी कदगन नहीं थी जितनी अब होनी चाहिए थी, और अभी भी नहीं थी। नहीं, पर अब चाइना जैसा, मतलब एक मिनट मुझे दे दे, चाइना जैसा कंट्री $50,000 देता है तो आप $1 लाख क्यों अलाउ करते हैं? तीसरा ये हवाला हुंडी चल रहा है, ये इसका रेट का डिफरेंस है डॉलर का 5-6 रुपए मैक्सिमम। आप उनको कहें जो हमारे दोस्त हवाले से काम कर रहे हैं ना उनको छोड़ें, बैंकों की पीआरआई को छोड़ दें, आप एक एडिशनल उनको खत्म करें। आप जो हमारे दोस्त जो बाहर हमारे असासा है, हमारा बहुत बड़ा मुल्क का असासा जो बाहर काम करते हैं उनको कहें कि आप ऑफिशियल चैनल से बैंक के थ्रू भेजो, आपके खानदान वालों को यहाँ पर आप $1,000 भेजोगे
तो 10 रुपए फी डॉलर हम उनको टैक्स फ्री दे देंगे। आपको मैं यकीन के साथ कह सकता हूं जो हवाले हुंडी की मार्केट है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आपकी डॉलर की प्राइस है 251 रुपए, आप बेच रहे हो 278 रुपए 40 पैसे का, तो आप क्यों बेच रहे हो भाई? आप कम करो ना इसको, आप इसको ले आओ। 6% इन्फ्लेशन कम होगी। 6% इन्फ्लेशन का मतलब है 3,000 अरब की आपकी डेट सर्विसिंग बच रही। आपको कितनी जगह है मैं बताऊं? वो हमारा एक्सपोर्टर रोने लग जाता है ना, वो कहते हैं आप डॉलर को मैं नीचा आप लाओ। ना, नहीं नहीं एक्सपोर्टर रोएगा एक्सपोर्टर होता है, वो कहता है ना करें ना करें। एक्सपोर्टर तो कहते हैं सर। इसको आप 300 पे ले जाएं। एक्सपोर्टर सर तो सर कहते हाथ हैं जोड़ तीन। ले। टेक्सटाइल सर वाले हाथ रोने जोड़ लग जाते। हम्म। सर हाथ जोड़ लूं, मैं आपको तरीका बता देता हूं। मैं कभी मेरे भाई बहनों को कभी अलग नहीं छोड़ूंगा। देखिए एक्सपोर्टर, मैं अभी बता देता हूं। जो एक्सपोर्टर है ना मेरा, $100 जो ले आता है ना एक्सपोर्ट की, उसमें से $70 की वो इंपोर्ट करता है। ये सारे मटेरियल जितने भी है ना, ये बटन तक जो हम बैठते हैं ना, वो भी इंपोर्ट हो जाते हैं। जिपे इंपोर्ट हो रही हैं या ईपीजी से आ रही हैं वाईकेके की। अच्छा, $10 तो वो रख लेते हैं बाहर अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। कितने हो गए सर? $80। हम्म। $20 वो हमें देता है नेट। उसमें भी वो इंपोर्ट खुद करता है अपनी कंपनी से वहां से यहाँ, और एक्सपोर्ट भी यहां से वहां अपनी कंपनी में करता है। उसको तो मैं जाता ही नहीं हूं अब उसने मुझे कितने दिए? $20। एम आई राइट सर? जी। ठीक है। अगर फर्ज करें मैं 30 रुपए रिवर्स करता हूं, हम्म। तो 30 रुपए का 20% कितना हुआ सर? $6। उनको तो यही नुकसान है ना। तो मैं हम्म। इनको टैक्स में कंपनसेट कर देता हूं, मैं इनको इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ में कंपनसेट कर देता हूं, मैं इनको ड्रॉबैक में कर देता हूं। कहां उनको चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूं। वो मेरी कॉस्ट, आप सोचे 3,000 अरब मेरा अगर बचता है, और अगर मैं इनको समझ ले 1,000 अरब भी दे देता हूं रेमिटेंस में और इसमें मिला के, तो मेरे पास तो 2,000 अरब नेट का बचत है। मैं अपनी डेट सर्विसिंग कम करूं, ये मेरी डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। ये मैं आप कहते हैं इस वक्त डॉलर 251 रुपए का होना चाहिए। वैल्यूएशन है सर। ये अल्लाह का शुक्र है, मेरी वैल्यूएशन जब मैं 235 कहता था तो मेरी बात पे यकीन नहीं था। ब्लूमबर्ग ने उस वक्त उन्होंने एक वर्किंग करके दिलवाई, हमने वर्क बैक किया, 240 आ गया। ऑप्टिमस ने वर्किंग करके खुद दी 243 की। गोल्डमैन सैक कहता था 223। तो मैं अकेला थोड़ी था उस वक्त यार। आज भी मैं अकेला नहीं हूं। आप किसी से भी करवा लें वो यही कहेगा। चले, मैं तो कहता हूं 5 इकोनॉमिस्ट आप बिठाएं, जो भी बड़े आपकी चॉइस के हो। आप मॉडरेट करें, मैं अपना प्लान देता हूं, वो मुझसे सवाल करें। अगर मैं गलत साबित हुआ, अगर हर चीज में इंप्रूवमेंट है, वो इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। अगर अगर मैं गलत साबित हुआ, मैं सरे तस्लीम खान। आप मेरी बात नहीं मानिएगा, बट आप मुझे गलत तो कहें ना कि मैं गलत हूं। मैं सही हूं, मैंने पब्लिश किया। आइए बहस कर लीजिए मुझसे। लोग कहते हैं औरंगजेब की कारकर्दगी बहुत बुरी है एज फाइनेंस मिनिस्टर। सर फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा आप मुझे बताइए। आप देखें कोई फाइनेंस मिनिस्टर अच्छी बात करे। मैं आपको मिसाल दे देता हूं। हफीज शेख साहब, उनकी आदत है, वो नियो क्लासिकल थ्योरी के लोग हैं। उन्होंने जो भी किया आपने गालियां दी, आपने उनको निकाला। फिर आए शौकत तरीन साहब, वो बेचारे, उन्होंने बिजनेस लाइक वो इम्पोर्टें खोल दी और फिर आप फंस गए, फिर गालियां खा के निकल गए। फिर मेरे भाई मिफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने वो आईएमएफ नवाज पॉलिसीज पे गए, उन्होंने बोला डिफॉल्ट से बचाओ, ये करो वो करो, काफी इनकी और इन फाइटिंग्स भी काफी रही, वी ऑल नो। वो भी निकाले गए। डार साहब आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की, नहीं रुका, हमने उनको गालियां दी, वो भी चले गए। अब औरंगजेब को आप लाए कि जी ये मसीहा आ गया हमारा। अब 2 साल उसने काम किया अपनी बसात के हिसाब से। तो भाई, अगर अगर समझ रहे हैं उसे नहीं, मेरे हिसाब से अब वो एडजस्ट हो गया है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा करना तो रेवेन्यू को अलग आप अलग कर दें, और हारून अख्तर खान जैसे कोई कोना मश्क आदमी को ले आइए। अगर आप औरंगजेब को हटाते हैं, तो आप मुझे उनका क्या जुम्मा है जिन्होंने इसको सेलेक्ट किया था? पहले उनका भी तो जिम्मेदारी लेना कि भाई आपने क्या देखा था। एक फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से इतना अच्छा हमारा प्यारा दोस्त, इतना बड़ा प्रोफेशनल, अगर आप आज, अल्लाह ना, मैं नहीं समझता कि कोई इतना बड़ा फेल्योर है। ये तो सबके साथ हुआ है, मैंने आपको गिनवा दिए। अगर कोई ये समझता है कि अगर उसने गलत काम किया, तो पहले तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करना जो इसको ले आए थे। उनसे तो बात करेंगे, क्या देखा था आपने देखिए भाई? ना, असद उमर भी पहले ओवर में ही आउट हो गए थे, वो भी नाकाम हो गए थे, वो तो सर क्लीन असद बोल्ड। उमर का मसला क्या? असद उमर करके आए थे। असद उमर के खिलाफ एक लोकल लॉबी थी। वो उन्होंने वो शुगर माफिया पे हाथ डाला था कि मैं सब्सिडी नहीं दूंगा, आपको सूबों से लेनी है तो ले लो। एक दो और थे जिनको हुकूमत में आना था,
तो वो उन्होंने जाके बनी गाला में प्रेजेंटेशन की। और असद उमर अगर अभी जिंदा है, मोहम्मद जुबैर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह सलामत रखे, ये 3 दिन पहले मैं इनको कह चुका था कि आपके खिलाफ एक प्रेजेंटेशन हुई है एफबीआर के हवाले से, किसी को एक ओहदे पे आना था, तो उन्होंने वो जो है ना, ये कब्र पे पांव रख के ऊपर चढ़ गए, और असद उमर साहब वो जो है ना शहीद हो गए। असद उमर आखिरी दिन तक आईएमएफ से मुज़ाकरात करते रहे। असद हम्म। उमर, तारिक बाजवा और यूनुस दागा, ये 3 थे। और बात क्या चल रही थी कि रियल इंटरेस्ट रेट जो आपका होगा, जैसे इन्फ्लेशन 10% है, तो रियल इंटरेस्ट रेट 11.5% होगा, 1.5% ऊपर होगा। हम्म। ठीक है सर। और उन्होंने ये कहा था कि करेंसी का आप हमें फ्लोट दे दें, क्वार्टरली हम इस करेंसी के फ्लोट को जीरो कर देंगे, यानी 1-1.5 बिलियन आप हमें दे दें, उसके मैनूवरिंग में हम खेलते रहेंगे और करेंसी को एक लेवल पे हम रखेंगे। ये वो थ्योरी थी जो प्रो पाकिस्तानी थ्योरी थी। जब असद उमर यहाँ आए, 3 दिन बाद निकाले गए। ठीक है, उसके फौरन बाद ये अपना यूनुस दागा साहब को रिप्लेस कर दिया गया, और उसके फौरन बाद तारिक बाजवा साहब की जगह आप वो ले आए, या उससे पहले ले आए रजा बाकिर साहब को, उन्होंने आके हॉट मनी लगा दी। उतना बड़ा एक इल्जाम है उनके ऊपर, आपने मुझे बताया वो नेक परवीन होके निकल गए, उनके क्या इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पाकिस्तान के लिए एडवाइजिंग की आईएमएफ के साथ। आप ये मुझे बताएं, यहाँ पर तो आप अकाउंटेबिलिटी करते नहीं। आप मुझे आज भी आप हॉट मनी का आप निकाल लें डेटा के, कहाँ से वो पैसे आए। एक और हॉट मनी होने वाली है, बाहर की कंपनियां अभी भी आपकी आरडीए अकाउंट में इन्वेस्ट कर रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। आपका अपने बंदों का पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास लीगल लगता है, आप उनको आने दें, आप क्यों नहीं आने दे रहे? मुझे तो समझ नहीं पड़ी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाहर से पैसा लाने की नरमी कर दी जाएगी इस बजट में, कि ले आए सर जितनी लाख मर्जी ले। डॉलर मैं तो कह रहा हूं ना, और भाई मैं तो 3 साल से चीख रहा हूं सर, आप अगर कर देते, आज तो आज आपके पास कम अज कम 30 से 40 बिलियन डॉलर, या 10 बिलियन डॉलर भी आया था। 26 आपने मार्केट से उठाया, 10 आपके पास होते, शायद आप चाइना को और सऊदीया की जो डिपॉजिट है वो भी वापस कर चुके 2 सालों में। हम्म। तो आज आपके ये भी कदर नहीं होती ना, फिर तो आपके पास सीधा सीधा 10 से 12 अरब का पेमेंट होता, और आप अपनी मार्केट से रेमिटेंस में आप ले आ सकते थे, आउटवर्ड को कंट्रोल करके ला सकते थे। रेमिटेंसेज जो आती हैं, जो टेक कंपनीज बाहर रख लेती हैं, उनको आप कन्विंस करके ला सकते थे। ये सारे एवेन्यूज थे, बट आप कैसे करोगे? आपको पॉलिसी मेकर करने ही नहीं दे रहा आपको। क्या ये मैं जो बातें कर रहा हूं ना, आए मैं, मेरा चैलेंज है, किसी भी आप बड़े नहीं, इकोनॉमिस्ट को ले आप आए। आप आप ये इस बजट में मतलब कोई खैर की खबर नहीं होगी। सर आप मुझे एक बात बताएं ना, 15,267 अरब में एफबीआर को टारगेट दे रहा हूं, जिसकी कैपेसिटी ही नहीं है। आपने देख लिया ना, पिछले 3 सालों का आप उठा के देख ले, कभी इन्होंने टारगेट पूरे किए हैं? कभी नहीं किए। आज भी ये जो 13,000 अरब होगा, उसमें एडवांसेस शामिल हैं, सेल्स टैक्स के रिफंड रोके हैं, इनकम टैक्स के रिफंड रोके हैं, कुछ इनकम टैक्स के रिफंड डिटरमाइन नहीं किए, कुछ सेल्स टैक्स के आरपीओ इशू नहीं किए, कुछ सेल्स टैक्स को डेफर कर दिया है रिफंड को। तो ये सब शामिल होने के बाद 13,000 पे आप पहुंचे। तो आप मुझे बताइए कि क्या इसमें इतनी जान होगी? आपको पता है कुछ इंडस्ट्रीज के या बैंकों के 27 टैक्स ईयर 27 तक के एडवांसेस लिए जाए। मैंने कभी नहीं सुना था जिंदगी में, 3-4 सालों से एक अजीब सा एक समा बन गया है कि जी कि हम सेल्स टैक्स के एडवांसेस देते हैं। यार कहां से देते हैं यार? कंपनियों को मुजम्मिल जाके साहब, कहते हैं एडवांस दे दें सेल्स टैक्स। ये आप जबान ज़दे आम है। ये आप अगर मेरी रिफॉर्म रिपोर्ट को अगर ये उस वक्त इंट्रोड्यूस करा देते मुजम्मिल साहब, तो आज ये पाकिस्तान के हालात नहीं होते। इंशाल्लाह मेरी जात, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो होगी कभी ना कभी। बट आज आपको आईएमएफ की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो नेक परवीनों ने अपने अपने हिस्से का टैक्स निकलवा दिया, बाकी बोला अब भाड़ में जाए सब। ये आजकल शुगर वाले कह रहे हैं हमें शुगर एक्सपोर्ट करने दी जाए, ये हर साल एक्सपोर्ट करते हैं फिर हम इंपोर्ट करते हैं। आप, मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप मुझे एक बात बताएं, ये एक भाई सेक्रेट काऊ है। ये शुगर वाले। सेक्रेट काऊ है। शुगर वाले, टेक्सटाइल वाले, आपने बोला ना टेक्सटाइल वाले कहते मैंने आपको रास्ता बता दिया। आए ना बहस करें, क्यों नहीं करना चाह रहे? और सर ये मुझे एक बात बताएं, आप खुद इंडिपेंडेंट, आप तो बड़े जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, बड़ा नाम है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब का। मुझे एक काम करें, आप पूछें इनको कि 10% तुम जो बाहर रखते हो एक्सपेंस की मद में, उसकी ऑडिट करा दो अच्छी फॉर्म से कहीं। बांग्लादेश जो कि जिसकी हम मिसालें दे रहे हैं, उन्होंने क्या काम किया पता आपको? वो कहते हैं जी आप $100
कि एक्सपोर्ट करते हैं तो वैल्यू एडिशन कितनी है, जैसे हमारे केस में $30 हो जाएगी ना अगर एक्सपेंस को निकाल दूं तो, वो तो हम्म $30 का 20%, कितना हुआ सर? $6। हम्म $6 हम आपको अलाउ करते हैं, एलोकेट करते हैं एक्सपेंस के लिए, बट बैंक अकाउंट बांग्लादेश में होगा और हर साल आपकी ऑडिट होगी, जो बच जाएगा वो आप सरेंडर करें। हम हम्म। हातिम ताई हैं यार। और वो ये जो पैसे बाहर पड़े हुए हैं ना, आप खुद तहकीक करें कि किस किसने बाहर इंडस्ट्रियां लगा ली हैं उन पैसों से, या बाहर प्रॉपर्टियां खरीद ली हैं, या बाहर कोई होटल खरीद लिए हैं, कहां कहां से आए थे वो पैसे? कोई पूछने वाला है इनको? और फिर आप थोड़ा सा वो CSR करके आपको तमगे मिल जाते हैं, ठीक है जी। हम्म। तो ये जो चीजें जब तक इन चीजों को आप रिजॉल्व नहीं करेंगे, आपके लिए ये मसाइल हमेशा रहेंगे। इन मसाइल का सद्दबाब करें, जब आप सद्दबाब करेंगे तो जाके आपकी मईशत कहीं परवान चढ़ेगी। पर हमने तो एफबीआर को ठीक करने के लिए मैकेंजी को ठेका दिया था ना। सर वो ठेके से पहले मेरी रिपोर्ट देख लें, उस रिपोर्ट के अंदर हर चीज मौजूद थी। पर मैकेंजी तो मैकेंजी है ना, आप मैकेंजी हैं, आप गोरे नहीं हैं, सर, आप मैं आपकी सर चमड़ी गोरी है, आप अंग्रेजी बोलते हैं। सर अंग्रेजी तो मैं बोलता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मगर अंग्रेजी बोल लेता हूँ, बट वो तो अब मैं क्या करूं जी, अल्लाह ताला ने जैसे पैदा किया वैसा पैदा किया है। बट वो रिपोर्ट के साथ आप एक काम करें, मैकेंजी को और मेरे साथ बैठ जाए, आप एक मॉडरेट कर लीजिएगा, देख लेते हैं किसकी। मेरी रिपोर्ट में 100 पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, हर तबका फिक्र का, बिजनेसमैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICMA, टैक्स लॉयर, इकोनॉमिस्ट, सारे PBC, KCCI, FPCCI, पाकिस्तान टैक्स बार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पाइड, SDPI, सबको मैंने दिया था। ये और आप बताएं मुझे, कि ये बताएं कि कोई नया टैक्स लग रहा है? जी आएंगे काफी टैक्सेस, मेरा ख्याल है विंडफॉल लेवी का लगेगा दुकानदारों में। अभी मुस्लिम लीग नून डिवाइडेड है मेरे ख्याल से, कि भाई के लगाएं कि ना लगाएं, इस वो किस्म की पच्चीस चीजों हजार में रुपए वाला फॉर्मूला कहते हैं तय हो गया उनसे। मुजम्मिल भाई, ये 3 साल पहले मैंने कहा, ये किया था, ठीक है जी। हम्म और ये दुकानदार मान गए थे, नहीं मेरे को शो में ले लीजिएगा, वो सब चीजें एग्री कर गए थे। ये हम्म मैं बता चुका था चेयरमैन FBR को वहां के, कि एग्री हो गई, बजट में डाल दे, बट कुछ नेगेटिव एलिमेंट ने कहा कि नहीं जी, ये तो हम्म तोला साहब कह रहे हैं नहीं करना बिल्कुल, वरना ये तो हीरो बन जाएगा। तो अब चलो खैर, अब मुझे हीरो नहीं बनना था, अल्लाह ताला, मेरा तो मकसद था 275 अरब उस साल आ जाता, हम्म वो नहीं आने दिया गया, और वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए जो भी थे, क्योंकि वो पाकिस्तान का उन्होंने हक मारा। और मेरा ये ईमान है हम्म कि इस मुल्क का जिसने हक मारा है, अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करता, और माफ नहीं होगा, क्योंकि इस गरीब आवाम की आपने उस पे हाथ डाला है, अपने जरायों पे हाथ डाला है। वो कहते हैं तो ये पिंडी उनका, पिंडी वाले भी फाइनेंस से खुश नहीं है। सर वो मुझे तो नहीं पता, उतनी दस्तरस मेरी कहाँ होगी सर। वो जूतों बड़े होते हैं, उसमें आपके पाँव आ सकते हैं, मेरा कहाँ छोटा पाँव आएगा। वो आप तहकीक कर ले, मुझे तो नहीं पता, तो मेरी कोई बात नहीं की है। नहीं, खबरें तो यही हैं। सर आप तो खबर से आगे चलते हैं ना। और जाती उमरा ने भी औरंगजेब साहब का बजट मुस्तरद कर दिया और डार साहब को कहा दोबारा बनाएं, और डार साहब अब उस बजट को नहीं नहीं देखा नहीं उन्होंने। नहीं सर, वो मेरा ख्याल मिस उम्र है, जाती उम्रा। मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े तजर्बे हैं, बट मियां नवाज शरीफ जैसा सही मानों में जो ब्रेन रखने वाला, या जो इस मामले में समझदारी रखने वाला, मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। वो एक चीज को पनपते थे, फौरन पकड़ के उसको ठीक करते थे। नहीं नहीं, उसमें ये उनमें सेट था। इस बार औरंगजेब का बजट जो है उस पर बहुत औरंगजेब तहफुजा। ये सब तहफुजात इसलिए थे कि देखिए, आप मुझे बताएं, आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए क्या ले, एक आप, मैं सेट ऑफ इंफॉर्मेशन लेके जाऊंगा ना, कि सर ये चीजें मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है ना। हम्म तो अब उन्होंने ये कहा कि पूरे बजट एक्सरसाइज में टैक्स प्रपोजल्स पे ये कहा गया कि औरंगजेब साहब ये सफिशिएंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, एक डार साहब बड़े इस मामले में बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं, कहा कि यार डार साहब आप फैसिलिटेट करते हैं इनको। तो वो एक टीम बनाई गई थी जिसमें डार साहब, औरंगजेब साहब खुद भी थे, उनकी टीम के लोग, नजीब मेमन साहब वगैरह सारे थे। और उन्होंने मिलके एक चीज करके प्रपोजल, वो जब वो प्रपोजल फाइनल हुए, खत्म हो गई कमेटी। अब तो फाइनेंस मिनिस्टर ही कर रहे हैं सारा काम।
डार साहब उसको ओवरसाइट जरूर कर रहे हैं, डीपीएम है यार। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर ओवरसाइट कर सकते तो डीपीएम भी कर सकता है ना मुजम्मिल भाई। अच्छा जी, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जूतियों में दाल बट रही है। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक। अभी देखें ये पीपल्स पार्टी का उनका, ये तो आपको पता है, हर एमएनए भी अभी तो वो निकलेगा बिल से अपने के, भाई ये मेरे प्रोग्राम का क्या हुआ बताओ। तो ये हम्म। तो मुंह देना पड़ता है जब आप बजट में होते हैं तो फिर वो ये ओपोजिशन को भी देना पड़ेगा। एक्चुअली जो मैं समझ रहा हूँ बिटवीन यू एंड मी, देखिए मैंने एक मॉडल बनाया है बजट का जो आपके पास भी है, मैं दोबारा मैं आपको दे भी दूंगा। उसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि डिफेंस एक्सपेंडिचर पे हमें थोड़ा सा सूबों को भी सोचना चाहिए कि ये फेडरेशन के जिम्मे लगा के ना आप जुल्म करेंगे। क्योंकि एक तो वल्नरेबल सिचुएशन होती है हमारी, कभी वो फ्लैग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया हमारे ऊपर आ जाए, कहीं अफगानिस्तान से टेररिज्म शुरू हो जाए, कहीं ईरानियन बॉर्डर पे हमारा टेंशन हो जाता है, तो ये सब सर्कमवेंट करने के लिए हमारी ऑब्वियसली डिफेंस कैपेसिटी बहुत बूस्टेड है, बट उसको मजीद बूस्टर लगाने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपका मेरा ख्याल है, हमारा अंदाजा 3,000 अरब का आपका साल का खर्चा है। उसमें 1,200 अरब वफाक दे और 1,800 अरब सूबों को और गिलगित बल्तिस्तान से कश्मीर के बजट से कटौती होनी चाहिए। तो ये मेरा, मैंने हमने बनाया वो मॉडल भी आपके नहीं, सामने ही है। सूबे तो 1 रुपया देने को तैयार नहीं है। सर मेरा ख्याल है सूबों का पाकिस्तान है और पाकिस्तान के सूबे हैं। नहीं, ठीक है ना। अभी तो सूबे कहते हैं, सूबे कहते हैं हम ही हम हैं, हमें पाकिस्तान के ऊपर ना वो डिफेंस को देने को तैयार है, ना वो कर्जों में कुछ देने को तैयार है। वो कहते हैं कर्जों में तो कर्जों में तो वो कहते हैं घी हमें दे दो और वफाक जो है कर्जों वो में, जा। मैं आपको दो चीजों पे तो मैं बात, कर्जों में हम नाजायज बात करेंगे इनसे कि आप दो, इसकी वजह है आपने कर्जे लिए, आपकी ना है लिए एफबीआर की कि आप कलेक्ट नहीं कर सक रहे हो, इसकी वजह से कर्जे ले रहे हो ना आपको। तो आपकी ये तो ना है लिए एफबीआर की है ना। देखिए एक 5 साल पहले, या पांच नहीं मेरा ख्याल है 10 साल पहले की बात है, हमारे एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट दोस्त हैं साकिब शिरानी साहब, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने कहीं शायद सेनेट की या कौमी असेंबली कायमा कमेटी में प्रेजेंट हुए, प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे। उन्होंने कह दिया कि एफबीआर इज बिकमिंग अ सिक्योरिटी रिस्क फॉर पाकिस्तान। तो बड़ी शोर होगा हुआ कि यार ये क्या कह रहे हो, बट आई थिंक ही वाज राइट कि स्लोली ग्रेजुअली इफ यू नॉट collects money as required by the economy and the administration of Pakistan, तो हम हमारा सिक्योरिटी रिस्क बढ़ राशिद जाएगा। लंगड़ियाल इज ऑल्सो अ फेलियर। सर देखिए राशिद भाई डीएमजी के बहुत अच्छे अफसर हैं, मगर राशिद भाई नॉट अ टैक्समैन। और राशिद भाई को ये पावर में बड़ा अच्छा चले तो मेरा ख्याल है हर जगह ही इज मोर ऑफ एस एच ओ रादर देन अ टैक्समैन। सिर्फ ऐसे तो नहीं कहूंगा, वो इज अ मैनेजमेंट पर्सन, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग हैं। और ये बड़े एक्टिव डीएमजी ऑफिसर रहे हैं, इनके बड़े भाई टैक्स के बड़े एक्सपर्ट थे चौधरी सफदर साहब, वो एफबीआर में रहे थे और मेंबर ऑफ तक गए थे काफी, उनका भी चांस था जब चेयरमैन एफबीआर बनने के लिए, बट वो समहाउ बिकॉज की एज की वजह से वो नहीं बन सके थे। तो ये इनका ये एक्यूमेंट मेरा ख्याल है नहीं है, बट अदरवाइज तो ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बहुत शुक्रिया इशफाक तौला साहब हमारे साथ बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू।